गुड मॉर्निंग गाइस। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने के लिए आपका लिंक यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट और सीएफओ की वेबसाइट पर आपका जो ये लिंक है इसको एक्टिव कर दिया गया है। अब आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ दिशा निर्देश समझ लेने हैं, देख लेना है, अन्यथा आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और किन किन कारणों से रिजेक्ट होगा तो उनकी तरफ आपको हम लेकर चलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक कोई कमेंट और विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देख सकते हो अभी राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर है और यहाँ पर आपका जो लिंक है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का, यहाँ पर से आप क्लिक करके भर सकते हो। क्लिक हियर फॉर अप्लाई। और फार्मासिस्ट भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपका जो है लिंक एक्टिव हो चुका है। इसके साथ ही आपको मैं लेके चलता हूँ अब आपकी सीएफओ की वेबसाइट पर। और ये देखिए यहाँ पर सीएफओ की वेबसाइट पर भी आपका जो है लिंक एक्टिव हो चुका है। क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन देखिएगा। और लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 4 आपकी जून रहने वाली है। अब आप क्लिक करोगे दोनों पे ही तो आपको एक ही पेज पे जाओगे आप। ये देखिए यहाँ पर ये पेज आपके सामने आने वाला है। आवेदन पत्र भरने से हेतु दिशा निर्देश। कृपया आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति और ऑनलाइन आवेदन में स्थान एवं नीचे दिए गए दिशा निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेवे समझ लेवे। किसी कारणवश कोई गलती से फॉर्म भर गया तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या करना है दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको नीचे चलना है और यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एग्री के बटन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करोगे तो आपसे ओटीपी मंगाएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड और आप जो भी अन्य जानकारी होती है वो जो पहले आपने फॉर्म भरा था, जिस फ़ोन नंबर से भरा था, जिस आधार कार्ड से भरा था, जिस जीमेल आईडी से भरी थी, उससे ही भरें। चलिए बात कर लेते हैं इसके दिशा निर्देश, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है फॉर्म भरने के टाइम में। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है, आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में आपको भरना है। दूसरा है, आवेदन पत्र पर जाने के लिए अपना मोबाइल नंबर भरें जिस पर आपको ओटीपी आएगा। यानी आप जब अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करोगे तो उस पर आपके लिए ओटीपी आएगा और इसे नीचे दिए गए स्थान पर भरना है ओटीपी को। उसके पश्चात आपको अपना आधार नंबर, मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैप्चर, ठीक है, वो कैप्चर होता है ना जो भी APE वो इस तरह से होता है, उस कैप्चर को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है जिससे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दिए गए स्थान पर दर्ज करने पर आपको जिस पद हेतु आवेदन करना है उसका विकल्प यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, जिसमें से एक विकल्प का चयन कर आगे आपको बढ़ना होगा, ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है, फ़ोन नंबर बनना है, आधार नंबर बनना है, ओटीपी आएगी, ओटीपी को रजिस्टर करके नर्सिंग ऑफिसर के पद पर क्लिक करना है। दो आएगा, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर क्लिक कर देना। अब आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट में लिखा है इन्होंने, आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से शैक्षणिक और व्यावसायिक यानी आपकी 12th की और नर्सिंग की जो योग्यता है उनको जारी करने की स्थिति में प्रत्येक श्रेणी प्रकार का एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल नंबर से एक नर्सिंग ऑफिसर, एक फार्मासिस्ट और एक फार्मासिस्ट टीएसपी का एक एक ही आवेदन आप कर सकते हैं। यानी एक मोबाइल नंबर से आप एक ही आवेदन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक मोबाइल नंबर से आप जो है अलग अलग आवेदन कर रहे हो, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखिएगा, आवेदक स्वयं की आधार संख्या सावधानीपूर्वक अंकित करें। बिल्कुल केयरफुली करना है। ऐसा नहीं है भैया घर बैठे हो आराम से और आपने बोल दिया जा भैया मेरा फॉर्म भरवा ला, मेरे भाई से बोल दिया, आपके भाई से आपने बोल दिया, या फिर आपने ई मित्र से वाले से बोल दिया ये तो मेरा अच्छा ई मित्र वाला जानकार है ना। ऐसा नहीं है, खुद ई मित्र पे जाए, ठीक है, या फिर खुद अपने हाथों से फॉर्म भरे लैपटॉप में। अच्छी तरह से आधार संख्या को आपको अंकित करना है। एंड आधार संख्या गलत होने पर किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। कुल मिला के बात यह है, यदि आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद भी आवेदन में कोई गलती रह जाती है तो विज्ञप्ति में शर्तों की सीमा में आपको जो है करेक्शन पोर्टल को सही करने के लिए करेक्शन हेतु संशोधन हेतु अवधि में निर्धारित शुल्क जमा कराने में आपको अवसर दिया जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपके पास एक मौका रहेगा। 200 रुपये आपकी फीस लगेगी, करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, ओके, त्रुटिपूर्ण जो पोर्टल होता है उसमें आप जो है अपनी गलती सुधार सकते हो। 5वें पॉइंट में इन्होंने लिखा है, आवेदन स्वयं माता पिता पत्नी का नाम दस्तावेजों में अंकित अनुसार सही अंकित करना है। यानी आपके जो जो नाम में है अपने माता पिता के, पत्नी के, बिल्कुल सही सही नाम दर्ज करें। ऐसा नहीं है इधर का उधर और इधर का उधर आप शब्द कर देवे, है ना, फिर बाद में गलतियाँ होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एफिडेविट का यूज़ लेना पड़ता है। 6ठे पॉइंट में देखिएगा, इन्होंने लिखा है, आवेदन जो आप आवेदन कर रहे हो अपना लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म सही अंकित करें अच्छी तरह से। कुल मिला के बात यह है, आपको बिल्कुल दोनों आँखें अच्छी तरह से खोल के फॉर्म भरना है और आपकी राष्ट्रीयता में अन्य का विकल्प चुनने पर भारत सरकार द्वारा इसे प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र धारित करने वाले आवेदक ही पात्र माने जाएंगे। यानी आप इंडियन होने चाहिए। कुल मिला के बात ये है, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य देशों की नागरिकता होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है।
7वां पॉइंट देखिएगा, जन्म दिनांक सेकेंडरी परीक्षा के अनुसार आपको भरना है, प्रमाण पत्र के अनुसार सही आपको फॉर्म में अंकित करना है। संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उनको ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा स्थान पर अपलोड करें। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, अब इसमें तो आपको जो है अपना नर्सिंग की डिग्री रजिस्टर अपलोड करनी थी, लेकिन आपने क्या कर दी इसमें, आपका आरएनसी सर्टिफिकेट। तो ये गलत बात है, इसमें जाते ही अपलोड करना था, लेकिन इसमें आपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, तो ये गलत है, आपके जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे इससे। अब बात करेंगे आगे, इसमें देखिएगा, आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी अपलोड किए जाने हेतु जाति प्रमाण पत्र के समान होने पर ही संबंधित श्रेणी में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी आप जिस भी कास्ट से, जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, ओबीसी से हो तो ओबीसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आपकी परसेंटेज बनेगी, मेरिट बनेगी, और ओबीसी के आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एससी एसटी के हो तो उनके साथ भी यही स्थिति रहने वाली है। चलिए बात करेंगे, एमबीसी का लाभ, ओबीसी का लाभ उन्हीं आवेदकों को दे होगा जिन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एवं एमबीसी नॉन क्रीमिलियर वर्ग का पिता का नाम से जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया हो। कुल मिला के बात ये है, देखिएगा, ओबीसी वाले और एमबीसी वाले, ठीक है, तो उनको जो है आरक्षण जब भी मिलेगा जब वो नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, एनसीएल का जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अपने पिता के नाम का। किसके नाम का? पिता के नाम का। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बता दिया, समझा दिया आपको अच्छी तरह से। कोई आपको समस्या आ रही हो फिर भी तो कमेंट करिए। अब इसके बाद आगे देखिए, ओबीसी क्रीमिलियर, ठीक है ना, पहले तो मैंने बताया था एनसीएल ओबीसी, और अब मैं बता रहा हूँ ओबीसी क्रीमिलियर, ओबीसी सीएल, ठीक है, अलग अलग होते हैं दोनों। नहीं पता तो हमने पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, या फिर आप कमेंट करिए तो कमेंट में समझा दूंगा। ओबीसी क्रीमिलियर और एमबीसी क्रीमिलियर वर्ग की गणना अनारक्षित वर्ग में की जाएगी, ठीक है, अनारक्षित वर्ग है ना, जनरल में जो है वो काउंट एक तरह से किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो है यहाँ पे जाएगी। एमबीसी वर्ग के आवेदक नवीनतम प्रमाण पत्र ओबीसी प्रपत्र में संलग्न कर सकते हैं, जिसमें एमबीसी वर्ग में सम्मिलित जाति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। यानी जो एमबीसी वाले स्टूडेंट है, आवेदन करता है, वो नवीनतम प्रमाण पत्र ओबीसी प्रपत्र में भी संलग्न कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। किंतु आवेदन जो करोगे आप, तो पत्र में स्वयं का वर्ग एमबीसी ही लिखना है आपको, यानी ओबीसी सर्टिफिकेट के में आपको जो है आपका एमबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। लेकिन जो ओबीसी में यूँ नहीं ओबीसी लिख दिया, इन्होंने छूट दे दी, तो उसमें आपको एमबीसी लिख लेना है। चलिए बात करेंगे आगे इसमें, उसके उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दे होगा। एमबीसी वर्ग के आवेदकों को भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण का लाभ देना ही होगा, एवं बाद में श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर बाद में कुछ नहीं हो सकेगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा आपके पास में। बाद में आप सोचते हो भाई आपका जो है यहाँ पे चेंज किए जाएंगे श्रेणी परिवर्तन, आपकी जो श्रेणी यहाँ पे, जैसे आपने फॉर्म भर दिया एससी में या ओबीसी में, ठीक है, अब बाद में आप सोचते हो करेक्शन पोर्टल में हो जाएगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। जिस भी कास्ट से आपने बिलोंग फॉर्म भरा है, जिस भी कास्ट से, उसी कास्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पर मेरिट बनेगी। 9वें पॉइंट में देखिएगा, ओबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिलियर के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ओबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिलियर श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, अन्य उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। सीधी सी बात है, जो ओबीसी और एमबीसी के जो एनसीएल के अभ्यर्थी है, उनको उनका जाति प्रमाण पत्र, सॉरी प्रमाण पत्र, हाँ जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद में नॉन क्रिमिलियर श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अतः इस श्रेणी के आवेदक सुनिश्चित कर ले उनका प्रमाण पत्र नॉन क्रिमिलियर का हो। एनसीएल का ही आपका जो है होना चाहिए, ओबीसी और एमबीसी वालों का। ध्यान से सुनिएगा, है ना, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर हमने तो जो है ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर बाद में एक तरह से वही हो जाता है, बहुत परेशानियाँ आती है। और का यदि मेरिट बन जाती है आपकी गलत जाति के अनुसार, तो फिर बहुत रोना होता है, ठीक है ना। 1-2% से ले जाते हो तो फिर बाद में बहुत दुख होता है, दर्द होता है, जिंदगी भर उसका जो है आपको एहसास रहता है। 10वें पॉइंट में देखिए, आवेदक वही समस्त दस्तावेज अपलोड करें जो उनके द्वारा जानकारी प्रमाणित करते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अपलोड करें, और न्यूनी अन्यथा आलतू फालतू उसके साथ में आपको अपलोड करें। आवेदन पत्र में भरी गई सूचना और अपलोड किए गए दस्तावेजों के मेल नहीं होने पर आवेदन को आपको निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कोई गलती पाई जाती है, कोई त्रुटि पाई जाती है, उनको शक होता है, या फिर आपने कुछ एक तरह से जाली कुछ किया हो काम प्रमाण पत्रों में, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्रों में, तो आपके जो फोरम है उनको निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी ही होगी दोस्तों। 11 पॉइंट देखिए, 11 पॉइंट में है, आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि केवल निर्धारित स्पेसिफिक वाले दस्तावेज ही अपलोड हो सकेंगे, ठीक है ना। यानी जो इन्होंने निर्धारित किए हैं, राजस्थान सरकार ने, शेफू ने और राज्य स्वास्थ्य ने, जो जो प्रमाण पत्र और जो जो चीज़ें, उसके अनुसार ही जो है आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों अभी फॉर्म मत भरना, बीच में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आप पहले अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए। अनुभव प्रमाण पत्र अच्छे से बनवाने के बाद उसको चेक करें, और उसके बाद जो है आपको जो है फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है ना। अभी इन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, फिर बाद में आप सोचो कि करेक्शन पोर्टल में जो है हम जो है अपना अनुभव प्रमाण पत्र
एक तरह से लगा देंगे, तो ये गलत है। आप अच्छी तरह से अभी वेट करिए, काफ़ी टाइम आपके पास है और उम्मीद है लगभग 1 या 2 बार इसकी डेट बढ़ेगी, आगे जाएगी डेट, ठीक है। 12वां पॉइंट देखिए, अभ्यर्थियों को अपनी व्यावसायिक योग्यता की समस्त अंक तालिका है, यानी आपने जो नर्सिंग की थी उसकी जितनी भी है आपकी मार्कशीट है बैकलॉग सहित, यानी या बैक आई है आपके, तो वो भी आपको जो है अपलोड करनी है। किसी के 3 बैक आई हो तो वो तीनों जो है मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी, है ना। जैसे जीएनएम की 3 मार्कशीटें होगी, 1, 2, 3 साल की होती है, लेकिन किसी के बैक आई है 5 मार्कशीटें, तो पाँचों ही अपलोड करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्षवार अपलोड करनी अनिवार्य है, ज़रूरी है, और बैकलॉग की जो आपकी मार्कशीटें रहेगी, अंक तालिकाएँ, उनको वर्षवार अपलोड करने के लिए ऐड मोर ऑप्शन पर प्रयोग कर बैकलॉग की अंक तालिकाएँ अपलोड करें। यानी दोस्तों जानकारी के लिए बता दूँ, 12 पॉइंट कहने का मतलब क्या है, जैसे जीएनएम वाले हैं तो उनके लिए 3 ऑप्शन खुल जाएँगे, 3 मार्कशीटें होती है उनकी, ठीक है। अब आप सोचो कि मेरा तो बैक आई है और बैक की मार्कशीटें मेरे पास 2 है, 2 बैक आई या फिर 3 बैक आई, तो इनको कहाँ अपलोड करूँ? तो एक ऑप्शन आएगा ऐड मोर ऑप्शन का, ऐड मोर ऑप्शन, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं, बहुत धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो उस एड मोर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है वहाँ पर अपलोड कर कर देनी है मार्कशीटें। 13वें पॉइंट में देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आवेदकों को जैसी प्रविष्टि है उसका ही प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, अन्यथा उन्हें इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ नियमानुसार दे नहीं होगा। यानी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है भैया, वो उनको उन्हीं का जो प्रमाण पत्र है अपलोड करना पड़ेगा, जो बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जहाँ से भी उन्होंने वो प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। 14वां पॉइंट देखिएगा, विशेष योग्यजन श्रेणी जो में आते हैं विज्ञापित पद हेतु इस कैटेगरी के आवेदनकर्ता आवेदन कर सकते हैं, उनकी सूची ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी गई है, यानी नीचे जो दी गई है विशेष योग्यजन श्रेणी वाले अभ्यर्थी है, ठीक है। और नोट में भी उल्लेखित दिया गया है, अतः केवल आवेदन में दर्शाई गई कैटेगरी के आवेदक ही विज्ञापित पद हेतु आवेदन करें, अन्य कैटेगरी के आवेदक जो है वो पात्र नहीं होंगे। यानी जिस भी कास्ट के इन्होंने पोस्ट जनरेट की है वो फॉर्म भरे, और अन्य कोई अपलोड कर फॉर्म भरता है, आवेदन करता है, तो वो पात्र नहीं माने जाएंगे। विच्छिन्न विवाह श्रेणी की महिला आवेदकों को आवेदन की अंतिम दिनांक तक माननीय न्यायालय की डिग्री प्राप्त होना और आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। 16 पॉइंट में देखिए, भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन करने वाले आवेदक पीपीई नंबर अवश्य भरें और संबंधित दस्तावेज की प्रति अपलोड कराइए, आपका काम नहीं है। 17 पॉइंट देखिए, आवेदक को पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही अपना फॉर्म भरना है, यानी कुल मिला के पूरा चेक कर लेना है अच्छी तरह से, आंखें फाड़ फाड़ के, है ना। फिर बाद में मत के नाम से हमारे पास ही आओगे। सीएफजी ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ग्रुप बनाया है हमने, प्राइवेट पब्लिक हेल्पलाइन ग्रुप है। 59 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, हमने काफ़ी कम फीस रखी है इसकी। 59 रुपये आपको जो है पे करना है हमारे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पर जो हमने बताए हैं हमारे ग्रुप में, 9001540557, ठीक है। तो इन नंबरों पर आपको लिखना है, भेजना है, हमें मैसेज करना है जॉइन CFG, बस इतना सा लिख देना है व्हाट्सएप पर। उसके बाद जो है आपको हम ज्वाइन करवा देंगे, आपको 59 रुपये में पे करने होंगे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल के माध्यम से, ठीक है। बाकी और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज देना, तो हम ग्रुप में ज्वाइन करवा लेंगे। ग्रुप से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारी हेल्प हम उससे करेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और अभी अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे CHO वालों के, तो काफ़ी सारी हेल्प है। कोई कोर्ट केस की ज़रूरत आती है तो वकील का इंतजाम करवाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप कॉल्स कर सकते हो हमें। चलिए आगे बात करते हैं। 17वां पॉइंट हमने बता दिया। अच्छी तरह से संतुष्ट होकर आपको फॉर्म सबमिट करना है। निर्धारित फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा और उसका प्रिंट भी आप लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रिंट ले लेना भैया, पहले भी आपने प्रिंट लिया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था अब उनको फीस जमा नहीं करनी है, फॉर्म तो भरना है दोबारा लेकिन फीस नहीं देनी। अब सर फीस नहीं देनी तो फीस मांग ली तो ये भी अच्छा सवाल है आपका। भैया फीस नहीं मांगेगा आपसे, एक कॉलम आएगा, एक इसमें जो है एक कॉलम आएगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था वो यस करे और अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डाले, तो आपको अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डाल देने हैं, ठीक है। पता होगा आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर जो आपने फॉर्म भरा था ना अभी 6 महीने पहले नवंबर में। ओके, तो आगे बात कर लेते हैं। अब इन्होंने लिखा है मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है आपको ओटीपी के लिए, ओटीपी के माध्यम से जो है पुनः जो है आप खोल सकते हो। एंड आवेदक को सभी आवेदन पत्र सबमिट नहीं करना चाहता है, यदि आवेदक अभी आवेदन पत्र सबमिट नहीं करना चाहता है तो सेव का ऑप्शन चयन कर सेव कर सकता है, जिससे बाद में आप जो है ओटीपी के माध्यम से खोल सकते हो। जैसे आपने फॉर्म भर लिया, ठीक है ना, अब आप जो है पेमेंट नहीं करना चाहते, आप उसको सेव करके छोड़ना चाहते हो तो वो भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाद में क्या है, कभी भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना वापस इस पर आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर, ठीक है, एग्री पर आकर, एंड जैसे क्लिक करोगे तो ओटीपी के माध्यम से आपके सामने वहीं से खुल जाएगा जितनी जानकारी आपने भरी होगी। चलिए जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई।
ओके, तो शॉर्टकट में अब मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उसके समय जो है त्रुटि सुधार हेतु भी आवश्यक है। यदि आवेदक पत्र सबमिट नहीं करना तो ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। एक बार फीस जमा कर सबमिट कर देने के बाद आवेदन पत्र में कोई आपकी करेक्शन त्रुटि रह गई है तो जिसका आवेदन सुधार करना चाहता है तो विज्ञप्ति में जो आपकी शर्तें और सीमा के अनुसार आपको जो है मौका दिया जाएगा एडिटिंग का, त्रुटि सुधार का। ठीक है, 200 रुपये फीस लगेगी इसकी। 20 पॉइंट में देखिएगा, आवेदन पत्र में सेल्फ एंड चेक रेगुलर प्रणाली का प्रयोग किया गया है। यदि फॉर्म की एक प्रविष्टि किसी अन्य प्रविष्टि से लिंक्ड है, जैसे आवेदन शुल्क एवं जाति वर्ग दोनों प्रविष्टियाँ सही बननी होगी, अन्यथा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कुल मिला के बात ये 2 कॉलम ऐसे हैं जो जिसको आपको सही बनना ही पड़ेगा, एनीवेज जो आपका फॉर्म है वो खुद ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी प्रविष्टियाँ जिन्हें भरी जाना जरूरी है उन्हें बिना भरे आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की अपात्रता असंगतता होने पर आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, कोई गलती पाई जाती है तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। 22 पॉइंट में देखिए, अपलोड किए जाने वाला डॉक्यूमेंट्स स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जो भी आप अपलोड करो, आधार कार्ड, जाति मूल, 10 12 की आपके द्वारा भरी गई जानकारियों में इसका मिलान नहीं होता है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एक बार में केवल एक ही दस्तावेज या स्थान अपलोड करें। एक स्थान पर एक से अधिक दस्तावेजों की एक इकाई फाइल बनाकर अपलोड नहीं करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जाति, मूल, 10 12 सभी को एक पीडीएफ के अंदर अपलोड कर दिया। खैर ये गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। ई मित्र से भरवाओगे तो ऐसी समस्या नहीं आने वाली, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आधार ओटीपी आधार के सर्वर से प्राप्त होगा, जिसमें कई बार समय भी लग सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुन लीजिए। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन फॉर्म पर्याप्त समय रहते हुए भरने का प्रयास करेंगे, ताकि अनावश्यक विलंब के कारण, लेट हो जाने के कारण उत्पन्न हो सकने वाली परिस्थितियों के विपरीत प्रभाव से बचा जा सके। कुल मिला के बात कहने का ये है, मैं आपको मेरी भाषा में बता देता हूँ। आप फॉर्म भरें तो रात्रि के समय भरें, ठीक है, देर रात्रि को, या फिर जल्दी सुबह भरें। अभी सुबह का टाइम भी एक बेस्ट रहता है। ये दोनों टाइम जो है सर्वर आपके बहुत तेज़ चलते हैं, नेट बहुत तेज़ चलता है, कोई मामला नहीं अटकता, ओटीपी भी फटाफट आपके मोबाइल पर आ जाती है। दिन में भरोगे तो दिन में फलाने की जगत की जो है साइटें चलती रहती है, बहुत सारा ट्रैफिक रहता है इंटरनेट पर भी। जिस प्रकार रोड पर ट्रैफिक रहता है ना, उस प्रकार इंटरनेट पर भी ट्रैफिक रहता है। ठीक है, तो दिन में ना भरे, ना शाम को भरे, शाम को भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। नाइट में भरे, रात्रि में भरे या फिर सुबह भरे, भराव में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है रात्रि में सोया रहता है, ये वेबसाइट 24 घंटे चालू रहती है। आवेदन पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, किंतु आपको अंग्रेजी भाषा में ही आपको फॉर्म भरना है। फिर आपको बता दूं, अंग्रेजी ही भाषा में आपको फॉर्म भरना है भैया। इंग्लिश भाषा में, हिंदी में भर दिया तो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। दिया दोनों में है, पता नहीं दिया दोनों में क्यों है दिए। जब इंग्लिश में आप फॉर्म भरवा रहे हो, ठीक है ना, तो इंग्लिश में देना चाहिए था। इनका भी समझ नहीं आता सरकार का। प्रिंट लेने से पूर्व देख ले आपका आवेदन आईडी और भुगतान संबंधी आईडी प्राप्त हो गया है या ना, आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हो चुकी हो। यदि आवेदन शुल्क भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर देने के बाद एप्लीकेशन आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी ये दोनों ही अंकित नहीं है तो एक बार लॉगआउट करके पुनः लॉगिन करें। किसी भी तकनीकी सहायता हेतु आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जिसको हमने हमारे पिछली वीडियो में दिखा दिया था। और किसी भी माध्यम से भुगतान हेतु सेवा प्रदाता लिए जाने वाला शुल्क आवेदन शुल्क राशि के अतिरिक्त होगा, जो आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा। यानी मित्र वाले 50 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, उसके बारे में बताया इन्होंने। अब वो इन्होंने बोला है, यदि आपको आईडी नहीं मिलती, एप्लीकेशन आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी, आपने फॉर्म भी भर दिया, आपने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है ना, दोनों आईडी आपको नहीं मिली, उस स्थिति में क्या करना है आपको, आपको जो है लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट ई मित्र वाले को आता है करना, उससे बोल देना भैया, है ना, आपको लगे कि ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिली, आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली, तो ई मित्र वाले से बोल देना इसको लॉग आउट कर लीजिए, और लॉग आउट करने के बाद पुनः लॉगिन कीजिए अपने फ़ोन नंबर से ओटीपी की सहायता से, तो आपको जो है एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर्म आपको ईज़िली जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जानकारी थी। कैसी लगी वीडियो? शेफू की तरफ से अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, परमानेंट भर्ती, और हमने पूरे दिशा निर्देश बताए। शेयर कीजिएगा वीडियो को, कोई कमेंट हो विचार कर में करिए, और सीएफजी ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। फार्मासिस्ट के भी यही रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है ना।